हार्ट को दबाव पड़ता है। क्यों बोलते हैं हार्ट अटैक ज्यादा हो जाते हैं फिर सर्दी में? क्यों स्ट्रोक अटैक ज्यादा होते हैं, ब्रेन अटैक ज्यादा होते हैं विंटर्स में? इसका तो बिल्कुल साइंटिफिक लॉजिक है, अंडरस्टैंडिंग है। पाँव में खासकर शू होता है, हाथों में खासकर। मैंने अभी एक शख्स को देखा, उनको तो कान पे बिल्कुल जहाँ जख्म लगी हुई थी। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, चिल्स ब्लेंस के अलावा फ्रॉस्ट बाइट वगैरह हो जाती है, तो दैट्स सिनेरियो के चिल ब्लेंस को ट्रीट करना चाहिए। विंटर्स में खून ज्यादा मोटा हो जाता है। मैं एज ए हेमाटोलॉजिस्ट बताऊंगा कि मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, समर में कम होता है, विंटर्स में ज्यादा हो जाता है। हम शादी पे जब जाते हैं ना, शादी पे पहले हम मटन खाते हैं, तबक मांस खाते हैं, रिश्ता गुश्ताबा कबाब। हम कितने ट्रिकी लोग होते हैं, उस दिन हम बिल्कुल कम चावल खाते हैं। एक देखिए क्यों। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर में जो सर्दी की वेव है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में लोग जो है आए दिन काफी ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जावेद इकबाल खान, जो एक प्रैक्टिसिंग हेमेटोलॉजिस्ट हैं और अभी खैबर हॉस्पिटल में पोस्टेड है। इनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या डूज एंड डोंट्स है जो कश्मीर में रहने वाले लोगों को इस मौसम में फॉलो करने चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। वेलकम। बिल्कुल चिला कलान इसको बोलते हैं। विंटर्स में 21 दिसंबर जब सबसे छोटे दिन हो जाते हैं, वहीं से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। विंटर्स जो होते हैं, चिला कलान स्टार्ट जब होता है, इंटेंस कोल्ड वेव्स होती हैं। आप रिसेंटली आपने नोट किया होगा -8.6 डिग्री टेम्परेचर भी हुआ। तो ये तो श्रीनगर का विसिनिटी में हुआ है, तो बाकी जगह पे तो इससे ज्यादा भी, करगिल लद्दाख में तो उनसे ज्यादा होंगे। तो आप अंडरस्टैंड करेंगे जितना माइनस टेम्परेचर जाएगा इतना उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो जाएगी। कुछ पहले मैं बताऊंगा, चिला कलान के 2-3 पार्ट्स होते हैं, के बी। इसमें चिला कलान, चिला खुर्द और चिला बच्चा। जब चिला बच्चा आता है उस मकर रिकवरी हो जाती है। सो यहाँ से कि हमें विंटर्स में प्रिपेयर्डनेस करनी पड़ती है, चाहिए। गर्मियों में पहले लोग सूखा साग सब्जियां वगैरह विंटर के लिए रखते थे, अब फैसिलिटीज हैं, अब फ्रेश चीजें अब मिल जाती हैं, तो लोग मेंटली प्रिपेयर होके चिला कलान के लिए तैयारियां करते थे। अब इंटेंस सर्दियां जब आ जाती हैं, कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है, हम लोगों को कोई गाइडलाइंस नहीं होती है। आपके थ्रू ये चीजें ज्यादा अवेयरनेस होती जाएंगी मुझे लगता है। तो विद द रिजल्ट, जब बोलते हैं सेव समथिंग फॉर रेनी डेज, जब डिफिकल्ट टाइम आएगा तो तभी ये चीजें काम आएंगी। जी, तो डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक टू बिगिन विद दी मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो सोशल मीडिया पे है। बहुत लोग पोस्ट करते हैं आए दिन, इवन ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि विंटर्स में जब भी हम आयरन की किसी चीज को, किसी मेटल को टच करते हैं तो एक शॉक लगता है, एक करंट सा जनरेट होता है। बट कहीं ना कहीं वो इतना वर्स होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं तो कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी उसका पड़ता है कि अगर वो घर से आधा किलोमीटर भी दूर है, उनको वहीं से डर लगा रहता है कि घर पे अभी गेट के नॉब को टच करना है, वो खोलना है। exactly. वो डर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और उससे कैसे हम बच सकते हैं? बिल्कुल, सर्दियों में पर्टिकुलरली हम लोग वूलन कपड़े ज्यादा पहनते हैं। ये समर में भी हो सकता है, उसमें आप पॉलिस्टर के कपड़े जब ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होता है, फ्रिक्शन से बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं इंसान की बॉडी के अंदर। ये वो है, यानी कि आप अगर टच भी करेंगे इसमें बिल्कुल पावर जैसा जनरेट हो जाता है फ्रिक्शन से खासकर। तो क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और जब आप मैं आपको एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास एक काम है, तो मैं आप काम को ये दिखाऊंगा कि अगर हम फ्रिक्शन करेंगे, पहले आप अगर ये देख लेंगे ये काम को मैंने टच किया, तो बिल्कुल इसके साथ आप, बच्चे लोग स्कूलों में भी ऐसी चीजें करते रहते हैं, एवं पेन निकालते हैं। तो जब फ्रिक्शन करते हैं, अब मैं मान लीजिए इसको मैं काम करूंगा, फ्रिक्शन करूंगा थोड़ा सा, तो आप अभी देख लेंगे लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन में कि ये फ्रिक्शन से क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जब डेवलप होती है तो आप देखेंगे ये किस तरीके से उड़ रहे हैं। पहले नहीं उड़ रहे थे, ये आप देखते हैं, इसके साथ टच कर दिया उन्होंने, पूरा तकरीबन ये उठा दिया। तो एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आप वूलन कपड़े लगाते हैं और आपको ये टच करते हैं आपके बॉडी के साथ इस तरीके से, जैसे मफलर है, एयर मफ्स हैं, ऐसी जो भी है वूलन चीजें, तो उसके बाद क्या होता है, आपके बॉडी में बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। और जब आप लगाएंगे हाथ किसी दरवाजे के नॉब को लगाएंगे तो पूरा पावर, पूरा फोर्स उसमें चला जाता है, वहां पे आपको शॉक लगेगी। तो इंटेंशन यह है कि आपको वो शॉक कैसे बचाने की कोशिश करनी है। नंबर 1, पहले आप कुछ
प्लास्टिक की चीजों को टच करेंगे। मैं आपको एक एपिसोड बताऊंगा कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, एक शख्स वोलन के ऊपर चल रहा था, चलते चलते उसमें इस तरीके से फ्रिक्शन के बाद वो उसका पांव प्लास्टर पे पड़ गया, तो एकदम ट्रक में भी आग लगी, वो आदमी भी जल के खाक हो गया। सो इसमें थोड़ा सा तदबीर करने, डरने की बात नहीं है, मेजर बाकी चीजें नहीं होती, ये एपिसोड रेयर हुआ है। तो आपको जब नाभ को टच करने से पहले आपको लकड़ी को टच करना है या आप किसी प्लास्टिक को टच करना है। सिमिलरली आप समर में भी ऐसी चीजें होंगी, तो कई लोग दरवाजा खोलते हैं गाड़ी का, खिड़की जब खोलते हैं तो करंट लगती है, डर लगता है, वो सोचते हैं हार्ट अटैक हो गया। ऐसे भी आज एक इंसान तो बहुत कमजोर चीज है, अल्लाह ताला ने ऐसे ही इसको मखलूक को बनाया है, उधर से हजारों किस्म की स्ट्रेसेस होती हैं। अब देखिए ना, चिल्ला कलान से आपने स्टार्ट किया, तो उसमें विंटर में हमें चिल्ला कलान के अलावा ये चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं भाई, करंट लग जाती है। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं, वो डर के आए, उन्होंने बोला। उसके अलावा विंटर में पर्टिकुलरली आप चाहते हैं कि आपको करंट कम लगे, तो आप इंटेंशनली क्या करोगे, हाइड्रेशन ज्यादा करोगे। डिहाइड्रेशन वाले जिन लोगों को पानी की मकदार बॉडी में कम होगी, उनको बिल्कुल करंट ज्यादा लगेगी, आजमा लेना आप। तो दैट्स वाई गर्मियां हो या सर्दियां हो, पानी की मकदार ज्यादा लेनी है। कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह भी इसमें लेने का जरूरत होता है जी। तो अभी शू जो होता है, चिलब्लेन्स कश्मीर में जिसको शू कहते हैं, तो कानों में होता है, हाथों में होता है या पैरों में होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर उसको वक्त पे ट्रीट नहीं किया जाए। बिल्कुल, चिलब्लेन्स या शू जिसको थ्रोट माना जाता है, पता है लोगों को, तो अंदर अंदर से एक आदमी परेशानियों में रहता है, वो बोल भी नहीं सकता है तब तक कि उसको इतना रगड़ते हैं। पाँव में खासकर शू होता है, हाथों में खासकर। मैंने अभी एक शख्स को देखा, उनको तो कान पे बिल्कुल जहाँ जख्म लगी हुई थी। तो एग्जैक्टली क्यों ये होती है, क्योंकि जब भी आप ठंड में निकलते हैं, माइनस टेम्परेचर पे चले जाते हैं, तो वैजो कंस्ट्रिक्शन एक कंडीशन हो जाती है, यानी कि ब्लड फ्लो जो है पेरिफेरल पार्ट ऑफ बॉडी जो है उसमें कम हो जाता है। सॉरी, पेरिफेरल पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो वहां पे वेनोस्टेसिस हो जाता है, खून का दौरा कम जब हो जाता है, तो वहां पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग तक हो जाती है, एवन ऐसा चिलब्लेन्स के बाद एवन एम्पुटेशन तक होने के चांसेस हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, चिलब्लेन्स के अलावा फ्रॉस्ट बाइट वगैरह हो जाती है, तो दैट्स सिनेरियो के चिलब्लेन्स को ट्रीट करना चाहिए। जल्दी इसका एक तो आपको कुछ प्रिकॉशंस भी करना है। कुछ मेडिसिन हैं जिसमें हम पेरिफेरल वेजोडाइलेटर्स बोलते हैं उसको, वो मेडिसिन अवेलेबल है, तो ताकि आपका जो ब्लड फ्लो इन पेरिफेरल वेन्यूल्स में या आर्टरीज में जब जाएगा तो आपको ये कम हो जाएंगे। पर्टिकुलरली चिलब्लेन्स इवनिंग टाइम पे ज्यादा होंगे। अगर मॉर्निंग पे आपको एक्सपोजर होता है, शाम तक आप देखेंगे रेडनेस हुई होती है, नाक पर रेडनेस हुई होती है, चीक्स पर रेडनेस होती है, हाथों में, खासकर पाँव पे। तो इचिंग करते करते लोग तो बिल्कुल, इसके ऊपर बहुत सारे मिथ्स हैं, कोई क्या दवाइयां यूज करते हैं, कुछ किस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन बिल्कुल मेडिकल में, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमारे पास अच्छी मेडिसिन हैं, वो यूज करके ये चिलब्लेन्स। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जिनको शू होता है, चिलब्लेन्स होता है, उनको हम या तो गर्म ऑयल लगाते हैं या फिर नमकीन पानी से वो पैर वगैरह धोते हैं, तो उन चीजों से क्या इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है? नहीं, बिल्कुल, गर्म पानी वगैरह ल्यूक वार्म वाटर में रखने से ब्लड फ्लो वहां ज्यादा होगा। अगर आप आइस लगा दोगे गलती से, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और एक्सरबेशन होगी। जितना भी आप उसको गर्म रखोगे, मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, आप पानी नहीं डालना, ड्राई रखना है पाँव को बिल्कुल। वहां से आपका कुछ थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं, वहां पे भी ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं। जो मेडिसिन मैंने बताया, पेरिफेरल वेजोडाइलेटर्स हैं, एक दो किस्म की, बहुत पर्टिकुलरली वो बहुत सक्सेसफुल मेडिसिन है। इवनिंग टाइम पे आपको चिलब्लेन्स ज्यादा हो जाएंगे, मॉर्निंग पे इतना नहीं होगा, क्योंकि मॉर्निंग पे आप वार्म एनवायरनमेंट में होते हैं। जब आप शाम को आते हैं, आपको दिन को एक्सपोजर हुआ होता है ठंड से जी। तो बिल्कुल आप वो जो ट्रिक्स हैं, पाँव को गर्म करना, कभी क्या क्या तदबीर वो करते हैं, दे आर ऑल्सो गुड, बट उनसे रेमेडी नहीं मिलेगा। पूरा अवॉइड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठंड से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैं आपको ठंड से और जो कोई कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ा मैं एलाबोरेट करने की कोशिश करूंगा। जितना भी आपका
कोल्ड एनवायरनमेंट होगा, आपके देखो जो हीट लॉस है बॉडी से, दिमाग से, सर से लॉस होती है, मुंह से लॉस होती है, सो मैक्सिमम हीट लॉस यहाँ से होती है। अगर आप इसको एक्सपोज करके रखेंगे तो यहाँ पे इस एरिया में सर्दियों में ब्लड फ्लो कम होता है। ठंड की वजह से ब्लड फ्लो, ब्लड जो है गर्म इलाकों में रहता है। समझो ब्लड जाता है हार्ट की तरफ, ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, लीवर की तरफ, किडनीज की तरफ। अब देखेंगे सर्दियों में ज्यादा पेशाब आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ब्लड फ्लो वहां पे ज्यादा हो रहा है, किडनीज को ज्यादा लोड पड़ रहा है। उधर से आप ठंड में बैठे हैं तो नेचुरली बार बार देखो 8 दफा से ज्यादा तकरीबन अगर यूरिन पास करना होता है तो एवेलुएट करना है। 8 से 10 दफा से ज्यादा अगर किसी को यूरिन आता है, पेशाब आता है, उसको देखना है क्या वजह है, क्या डायबिटीज तो नहीं है, क्या और फैक्टर्स तो नहीं है, क्या एक्सेसिव वाटर इनटेक तो नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से जब नेचुरली हार्ट को लोड पड़ेगा ज्यादा, पेरिफेरल को, इसको हार्ट को कोशिश करनी पड़ेगी पंप करके ताकि यहां तक ब्लड पहुंचाए, हाथों तक, पांव तक ब्लड पहुंचाए। ठंडे इलाकों में समझो मुश्किल पड़ती है ब्लड को जाने में, हार्ट को दबाव पड़ता है। क्यों बोलते हैं हार्ट अटैक ज्यादा हो जाते हैं फिर सर्दियों में? क्यों स्ट्रोक अटैक ज्यादा होते हैं, ब्रेन अटैक ज्यादा होते हैं विंटर्स में? इसका तो बिल्कुल साइंटिफिक लॉजिक है, अंडरस्टैंडिंग है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, विंटर्स में अब चूंकि ठंड है तो कश्मीरी लोग ज्यादातर चाय बहुत पीते हैं। दिन की शुरुआत ही नून चाय से होती है, फिर 11 बजे भी चाय, कभी तो लंच के बाद भी पी लेते हैं, 4 बजे पीते हैं, कभी 7 बजे भी पी लेते हैं। तो चाय का इंटेक बहुत ज्यादा, फिर चाहे वो नून चाय हो या फिर स्वीट लिप्टन चाय। तो क्या उससे किसी तरह का इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। चाय बेसिकली जो चेस्ट इन्फेक्शन वाले लोग हैं, खासकर चाय और कॉफी उनको देना चाहिए। कॉफी का आइडियल टाइम है तकरीबन 11 बजे से पहले पहले पी लेना चाहिए, मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल। अदरवाइज कॉफी शाम को अगर आप पियेंगे, दिमाग एक्टिव रहेगा, स्लीप इंडक्शन नहीं हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, स्लीप डिस्टर्ब होंगे। स्लीप डिस्टर्ब है तो बॉडी डिस्टर्ब है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पर्टिकुलरली चाय और लेप्टन चाय पर्टिकुलरली या कॉफी पर्टिकुलरली मैं बताऊंगा अर्ली मॉर्निंग ले लेना चाहिए। शाम को 2-3 बजे के बाद कॉफी चाय कम लेनी चाहिए। हाँ डेफिनेटली चाय से भी आपका डाययूरेसिस ज्यादा होगा। चाय पीने से या कॉफी पीने से भी यूरिनेशन ज्यादा होता है। क्यों? बॉडी से फ्लूइड को निकालती है। सर्दियों में एक और समस्या ये भी हो जाती है, जब आप बार बार चाय पी लेते हो तो आपका जो बॉडी में जो फ्लूइड लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू, आपका जो खून है वो मोटा हो जाता है। इसको हम पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। आल्दो ये सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। विंटर्स में खून ज्यादा मोटा हो जाता है। मैं एज ए हेमाटोलॉजिस्ट बताऊंगा कि मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, समर में कम होता है, विंटर्स में ज्यादा हो जाता है। हाँ, मैं पहली चीज उनको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ चाय को। अगर आप चाय ज्यादा पियेंगे तो उससे आपका यूरिनेशन ज्यादा होगा, आपका हीमो कंसंट्रेशन होगा, खून थिक हो जाएगा, उससे भी थ्रोम्बोसिस, समझो आपकी रगों में ब्लॉक आ सकता है। हार्ट अटैक का एक और कारण एक्सेसिव टी कंजप्शन भी इसका अंडरस्टैंड करके रखना है। ये इग्नोर नहीं करना है, इसके ऊपर स्टडीज करते रहना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। यस डेफिनेटली चाय काफी का एक लिमिट है। आल्दो मैं बता दूंगा, नून चाय आप पीते हैं, नमक के बगैर आप पी लो, इट्स आल्सो वो भी टेस्ट देती है। हाँ, उसके ऊपर कोकोनट डाल दो, कुछ ऐसा टेस्ट बनाने के लिए, वो पियो, ऐसी बात नहीं। क्यों? सर्दियों में आप लोग पानी, हम लोग नहीं पीते हैं, तो ठंडा पानी तो पीता नहीं है, तो सर्दियां हो या गर्मियां हो पानी तो पीना है। अब अगर कोई लोग चाय ही पीते हैं तो हमें टोटली उसको स्टॉप नहीं कर लेना चाहिए। भाई आप चाय भी मत पियो, ना पियो, लेकिन ना तो शुगर डालो। आपको सर्दियों में एक आप रूम में बैठे हो, आराम में बैठे हो, बिल्कुल आपका वर्क लोड है नहीं इतना, रिलैक्स, आपको कैलोरी ज्यादा मिल रही है, सो कैलोरीज आप कम ले लो। आप हनी वगैरह थोड़ा सा डाल से ले सकते हो, या शुगर्स वगैरह पर्टिकुलरली कम लेना चाहिए। ऐसे कैलोरीज को कम लेना चाहिए ताकि आपका बैलेंस बॉडी में ना रहे। आपको ओबेसिटी, फैटी लिवर, आप देखेंगे कि ये चीजें ज्यादा विंटर में होती हैं। समर में यू आर एबल टू वॉक, आप उठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, एनवायरनमेंट को देखते नहीं है। लेकिन विंटर में कॉशियसली हमें बाहर निकलना पड़ता है। क्या हमने एयर मफ लगाए हैं, क्या हमने मफलर लगा दिया है, क्या स्वेटर्स वह हैं, क्या हमने सॉक्स लगाए हैं, क्या शू को बचने के लिए। जी। तो अभी विंटर्स में बॉडी को गर्म रखने के लिए ज्यादातर कश्मीरी जो है मटन बहुत कंज्यूम करते हैं, फिर शायद मतलब हरिसा हो वो, या फिर ऐसी चीजें जिनकी तासीर गर्म होती है, जिसमें राजमा दाल जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम वाइडली की जाती है। क्या इसका कोई असर होता है?
बॉडी पे या हेल्थ पे? डेफिनेटली मैं बताऊंगा। आप रिसेंट स्टडीज ऐसे देखी गई है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम ले लो। हम लोग सबसे ज्यादा चावल ज्यादा खाते हैं। अब देखिए, जब हम मान ली डिनर करते हैं, एक तो हम लेट करते हैं, लेट नहीं करना चाहिए, अर्ली डिनर करना चाहिए। अब देखिए, हम शादी पे जब जाते हैं ना, शादी पे पहले हम मटन खाते हैं, तबक मांस खाते हैं, रिश्ता गुश्ताबा कबाब। हम कितने ट्रिकी लोग होते हैं। उस दिन हम बिल्कुल कम चावल खाते हैं। एक देखिए क्यों, हाँ पचना चाहिए। हाँ, पचना भी चाहिए। हाँ, चावल जो है वही प्रॉब्लम करता है, वही ओबेसिटी करता है, वही फैटी लिवर करता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमें कम करना है। आपने जो बताया मटन खाते हैं या हरीसा, मैं इसके फेवर में हूँ। हरीसा खा लेना चाहिए बिल्कुल एक लिमिट्स में, जितना एक सूटेबल एक आदमी के लिए एक कप वगैरह जैसे है। चूंकि बॉडी में इसकी जरूरत है प्रोटीन्स की, 20% तो प्रोटीन्स होनी चाहिए। अब रिसेंट गाइडलाइंस है भाई, प्रोटीन्स आप थोड़ा ज्यादा ले लो, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर लो, फैट्स ज्यादा ले लो। ये मिथ्स, ये चेंजिंग होती रहती हैं, ये चीजें चेंज हो रही हैं। कुछ चीजों के ऊपर साइंटिफिक नहीं था। पहले बोला था कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा ले लो, 40% कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, 40 to 50%। अब रिसेंटली वो बोलते हैं किसी डॉक्टर ने बोल दिया, किसी साइंटिस्ट ने बोल दिया, लेकिन हम लोगों ने इनके ऊपर पूरा स्टडीज नहीं की। वी नीड लॉट ऑफ स्टडीज ऑन दीज इश्यूज। बेसिकली फैट्स अब 20% लेना चाहिए। नहीं, फैट्स जो है 40 to 60% ले सकते हो। हरीसा फैट्स में बनता है। ओके। इस तरीके से जो प्रोटीन्स है 20% होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी 20%। तो विंटर आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, आपका ओबेसिटी नहीं होगा, फैटी लीवर नहीं होगा, फीमेल्स में पीसीओडी नहीं होगा। हाँ, मैं तो उनको बता दूंगा बीच में, ये एडिशनल चीज में बताऊंगा बच्चों के लिए कि हाँ, ये जो खाते हैं ना जंक फूड्स वगैरह, उससे तो बहुत अच्छा है हरीसा खाओ। उससे बहुत अच्छा आप कोकोनट खाया करो। कोकोनट में प्रोटीन्स है, कोकोनट में ग्लूकोज नहीं बनता है। उससे बेहतर है आप बादाम खाओ, गिरी खाओ, अखरोट खाओ, आप ग्राउंड नट, इट्स वंडरफुल। और खासकर फ्रूट्स है, तकरीबन ड्राई फ्रूट्स इवनिंग टाइम पे खाओ। आपको क्रेविंग हो रही है, आप फ्रूट्स खाया करो, ड्राई फ्रूट्स खाया करो। एवं मैं जो अपने व्यू पॉइंट से मैं बताऊंगा, जब हम सेब खाते हैं, सेब में भी ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें इतना नहीं है, वो स्लो एब्जॉर्ब होते हैं, उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है। तो विंटर को अच्छा गुजारने के लिए इन ट्रिक्स का अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीजें हैं। जी, तो थोड़ा ये भी बता दीजिए कि अब चूंकि विंटर्स है तो हम लोग इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट यूज करते हैं या हमाम होते हैं, कांगी बॉटल, तो ऑन एन एवरेज मतलब क्या टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर क्या रखना चाहिए हमें? बिल्कुल, सबको मालूम होना चाहिए कि एक रूम टेम्परेचर जो है, अगर कहीं जहाँ पे डिलीवरी रूम है हॉस्पिटल में, तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर कहीं न्यूनेट है, छोटा बच्चा है, वो तो बोल नहीं सकता, अब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ज्यादा ओवर हीट हो जाएगा, उसमें तकरीबन 20 डिग्री से लेकर 25 तक होना चाहिए। आइडियल रूम टेम्परेचर तकरीबन 16 से 24 होना चाहिए, बल्कि 22 से 24 होना चाहिए। हाँ, वॉशरूम का टेम्परेचर स्लाइटली कम होना चाहिए। एवन आप देखो स्ट्रोक जो है वॉशरूम में हो जाते हैं। गर्म कमरे में से निकला, वहां पे अच्छा एनवायरनमेंट था, वॉशरूम में गया, वहां टेम्परेचर बहुत डाउन था, सडनली बॉडी कंपनसेट नहीं कर सकती है ठंड से, ब्लड फ्लो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ बॉडी कम हो जाएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट है कि हाँ, टेम्परेचर को मेंटेनेंस, दिस इज वेरी वंडरफुल कि हम लोगों को एक आइडियल टेम्परेचर मेंटेन करना है। हमाम का टेम्परेचर कभी इतना ज्यादा हो जाएगा, आप बैठे बैठे वहां बर्न्स हो जाते हैं। आपको इतना एडजस्ट करना है, अगर एसी भी है तो आपको टेम्परेचर वो एंगल से मॉनिटर करना है। हाँ, पर्टिकुलरली इन एडिशन में बताऊंगा गैस हीटर्स का। अब रिसेंटली जो गैस हीटर्स है मैंने देखे, मैं बहुत खुश हुआ उनको, वो टेक्नोलॉजी उन्होंने जो डेवलप की है। हम लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड जो डिटेक्टर्स है ना, इनका कंसेप्ट ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। दैट्स व्हाई डेथ्स हो जाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग विंटर्स में ही देखी जाती है। तो क्या है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स होने चाहिए, वो है नहीं। हमारे जो नए टाइप के जो गैस हीटर्स हैं, तो उनमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। अगर जो ही टेम्परेचर आपका रूम का
28 से ऊपर जाता है, मैंने नोट किया, मैंने खुद इसके ऊपर स्टडी की, 30 तक जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप उनको जलाएंगे, वो जलेंगे नहीं। सो आपका वो इम्पोर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स होने चाहिए घरों में, टेम्परेचर मॉनिटर्स होने चाहिए।